अंधेरा पूरी तरह छा जाने दो, फिर काम शुरू करेंगे। मैंने भी चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ देर बाद चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। तभी चेन दाओशी ने लकड़ी के बक्से से एक छोटी कुल्हाड़ी निकाली। अगर उस चीज को मारना है तो पहले उसे बाहर निकालना होगा। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि मैं यह ताबीज लेकर जाऊं और चेन लाओसान को यहाँ तक ले आऊं? चेन दाओशी ने सिर हिलाया। नहीं, ये बच्चा जाएगा। मैं घबरा गया। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, शियाफू जाएगा। मेरे मालिक ने तुरंत कहा, मैं चला जाता हूँ, शियाफू अभी बहुत छोटा है। चेन दाओशी बोले, नहीं, वह राक्षस सिर्फ एक ही खानदान के लोगों का खून पीता है। अगर शियाफू के पास यह ताबीज रहेगा तो वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। मेरे मालिक ने फिर कहा, तो हम दोनों उसके साथ चलते हैं। चेन दाओशी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, जो कहना था कह चुका हूँ। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो किसी और को बुला लो। इतना कहकर उन्होंने ताबीज वापस लकड़ी के बक्से में रख दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अपने मालिक की तरफ देखने लगा कि अब क्या करें। वह काफी देर तक सिर झुकाए बैठे रहे। आखिर मैं खुद चेन दाओशी के पास गया और उनका कपड़ा पकड़कर बोला, मैं जाऊंगा, मुझे डर नहीं लगता। असल में मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन अगर चेन दाओशी चले जाते तो चेन लाओसान को कोई नहीं रोक सकता था। मेरे मालिक ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मत जा, हम ये गांव छोड़ देंगे। इतना कहकर वो बाहर चले गए। मैं आंगन के दरवाजे पर उनका इंतजार करता रहा। जब वह लौटे तो उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मैं समझ गया कि उन्होंने आखिरकार चेन दाओशी की बात मान ली है। चेन दाओशी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, शियाफू, जैसे ही तुम्हें चेन लाओसान दिखाई दे पूरी ताकत से घर की तरफ भागना। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने ताबीज की थैली मेरे गले में पहनाई और बोले, अगर वह तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो किसी भी परछाई में छिप जाना, वहां वह तुम्हें देख नहीं पाएगा। उस रात चांद बहुत चमक रहा था, लेकिन चेन लाओसान का घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। दोनों कमरों में एक भी दिया नहीं जल रहा था। मैं डरते डरते आंगन के बाहर पहुंचा, जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से खिड़की पर दे मारा। छन्नाक कांच टूट गया, लेकिन घर के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। मैं हैरान ही था कि तभी अचानक मुझे अपने पैरों के पास एक लंबी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे और लंबी होती जा रही थी। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। चेन लाओसान मेरे पीछे खड़ा था। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह के अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक गहरा काला अंधेरा, मानो कोई अंतहीन खाई हो। उसने एक भयानक चीख मारी। मैं इतना डर गया कि मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। चेन लाओसान बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था। अचानक उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैल गई और वह मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसी पल मुझे चेन दाओशी की बात याद आई। मैं लुढ़कर दीवार की परछाई में छिप गया। जैसे ही मैं साये में पहुंचा, चेन लाओसान अचानक रुक गया। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें बाएं दाएं घूम रही थीं। वह मुझे ढूंढ रहा था। मैं दीवार की परछाई में धीरे धीरे रेंगता हुआ उससे लगभग 30 मीटर दूर निकल गया। फिर बिना पीछे देखे पूरी ताकत से अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही देखा कि पूरे आंगन में लाल धागा बांधा हुआ था। उस लाल धागे पर कई छोटी छोटी घंटियां लटक रही थीं। चेन दाओशी के हाथ में तांबे के सिक्कों से बनी तलवार थी और वह लगातार कोई मंत्र पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेरी कमर से ताबीज उतारा और उसे लाल धागे पर बांध दिया। फिर बोले, अब घर के अंदर छिप जाओ, चाहे कुछ भी दिखाई दे, चाहे कुछ भी सुनाई दे, जब तक मैं खुद दरवाजा खोल कर न बुलाऊं बाहर मत निकलना। मैंने सिर हिलाया। मेरे मालिक और दादी मुझे अंदर ले गए। मैं चुपके से खिड़की के पास जाकर देखने लगा। चेन दाओशी ने लाल धागे को हल्का सा छेड़ा। टन घंटी बज उठी। वह मंत्र पढ़ने लगे। तोंग नान आए, जीवित लाश बाहर आए। उन्होंने लगातार 3 बार लाल धागा हिलाया। घंटी भी 3 बार बजी। तीसरी घंटी खत्म होते ही चेन लाओसान सचमुच आ गया। वह झुकी हुई कमर के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें ताबीज पर टिकी हुई थीं। ताबीज के ठीक पीछे चेन दाओशी तांबे की तलवार उठाए खड़े थे। हर बार जब वह मंत्र बोलते, तोंग नान आए, जीवित लाश बाहर आए, चेन लाओसान एक कदम आगे बढ़ जाता। उसका चलना बिल्कुल किसी कठपुतली जैसा था, मानो उसके हाथ पैर उसके अपने ही काबू में न हो। दोनों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी। बस एक कदम और, अगर चेन लाओसान का शरीर उस तांबे की तलवार से टकरा जाता तो उसी पल उसका अंत हो जाता। चेन दाओशी ने फिर मंत्र बोला, तोंग नान आए, जीवित लाश बाहर आए। जैसे ही उनकी आवाज खत्म हुई, चेन लाओसान तलवार से टकराने ही वाला था। तभी अचानक आंगन के बाहर से एक चीख गूंजी, पिताजी वापस आ जाइए, ये लोग आपको मार डालेंगे। मैंने देखा चेन की आंख दौड़ता हुआ आंगन में आ गया। इतना कहते ही उसने हाथ बढ़ाकर लाल धागे को पकड़ लिया। धागे पर बंधी सारी घंटियां एक साथ जोर जोर से बजने लगी। चेन दाओशी का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। वह जोर से चिल्लाए, रुको, उसे छोड़ दो। लेकिन चेन की आंख चीखा, मेरे पिताजी को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ा तो मैं ये सब जला दूंगा। उसने जेब से एक लाइटर निकाल लिया और लाल धागे को जलाने की कोशिश करने लगा। मैं घबरा गया और बाहर जाकर चेन दाओशी की मदद करने लगा। तभी दादी ने मुझे रोक लिया। अरे, चेन दाओशी ने साफ मना किया था, बाहर मत जाओ वरना और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बाहर चेन दाओशी और चेन की आंख के बीच धक्कामुक्की चल रही थी। इसी दौरान चेन लाओसान धीरे धीरे हमारे कुएं की तरफ बढ़ा। वह कुएं के पास जाकर बैठ गया। अब उसकी आंखें पूरे आंगन में इधर उधर घूम रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से एक सामान्य इंसान बन गया हो। चेन दाओशी चिल्लाए, यहाँ से चले जाओ, बीच में मत पड़ो। लेकिन चेन की आंख ने उनकी एक न सुनी। वह सीधे चेन लाओसान के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और बोला, पिताजी चलिए घर चलते हैं। उसी पल चेन लाओसान ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें सीधे चेन की आंख पर टिक गईं। चेन की आंख की आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी घर चलिए। अचानक चेन लाओसान ने अपने सूखे हुए हाथ उठाए और सीधे चेन की आंख की गर्दन की तरफ बढ़ा दी। लेकिन चेन की आंख पीछे नहीं हटा। वह वहीं खड़ा रहा और
बार बार बस यही कहता रहा, पिताजी घर चलिए। तभी छपाक एक तांबे की तलवार सीधी चेन लाओसान के सीने को चीरती हुई निकल गई। उसके गले से अजीब सी घरघराहट निकली, फिर उसका पूरा शरीर पीछे की तरफ गिरा और सीधे कुएं के अंदर जा गिरा। ये देखकर चेन कियांग पागलों की तरह चीखा, पिताजी। फिर उसने गुस्से से चेन दाओशी की तरफ देखा और गरज कर बोला, तुमने मेरे बा को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह पूरी ताकत से चेन दाओशी पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। मेरे मालिक से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, यह लड़का तो पूरी तरह पागल हो गया है, मैं भी मदद करता हूँ। उन्होंने जमीन से लकड़ी का मोटा डंडा उठाया और चेन दाओशी की मदद करने लगे। लेकिन चेन कियांग जैसे अपना होश खो चुका था। उसने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से चेन दाओशी के सिर पर दे मारा। धड़ाम! पत्थर लगते ही उनके सिर से खून बहने लगा। फिर भी चेन कियांग नहीं रुका। मैंने पीछे से कई बार डंडा मारा। कुछ ही बारों के बाद चेन कियांग अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से भी लगातार खून बह रहा था। चेन दाओशी ने अपने सिर का खून हाथ से पोंछा। उनके कपड़े भी मिट्टी और खून से पूरी तरह गंदे हो चुके थे। उन्होंने चेन कियांग की लाश की तरफ देखा और गहरी सांस ली। फिर बोले, अब सब खत्म हो गया। उन्होंने लकड़ी के बक्से से आड़ू की लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला और उसे कुएं के ऊपर टांग दिया। फिर मेरे मालिक से बोले, ये आड़ू की लकड़ी 7 दिन तक यहीं टंगी रहनी चाहिए। 7वें दिन इसे जलाकर इसकी राख इसी कुएं में डाल देना, तभी ये मामला पूरी तरह खत्म होगा। मेरे मालिक ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। चेन दाओशी बोले, बाकी काम अब मेरा नहीं है। मेरे मालिक ने पूछा, आंगन में बंधे ये लाल धागे कब उतारे? चेन दाओशी ने चारों तरफ देखा और बोले, आधा घंटा बाद। इतना कहकर वह वहां से चले गए। मैंने राहत की सांस ली। मेरे मालिक ने पैर से जमीन पर पड़े चेन कियांग को हल्का सा हिलाया। कोई हरकत नहीं हुई। मैंने डरते डरते उसकी नाक के पास हाथ रखा। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। वह मर चुका था। उसी समय आसमान में तेज गरज हुई, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें लाल धागे पर टंगी घंटियों से टकरा रही थी। घंटियों की आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और दीवार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन न जाने क्यों मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। दादी घबरा कर बोली, अब क्या होगा? वो तो मर गया। मेरे मालिक ने सिर्फ एक लंबी सांस ली। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। लाल धागे पर बंधी घंटियां बिना रुके बज रही थी। उनकी आवाज पूरे आंगन में अजीब सा डर फैला रही थी। मेरे मालिक ने दादी से कहा, तुम शियाफू को लेकर अंदर जाओ, दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर देना। दादी मुझे कमरे में ले गई। उन्होंने सारे पर्दे गिरा दिए। फिर बोली, शियाफू सो जाओ। मैं बिस्तर पर लेट गया। जब मेरी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। मैं भागकर आंगन में आया। मेरे मालिक एक स्टूल पर चुपचाप बैठे बीड़ी पी रहे थे। दादी उनके पास खड़ी थी। दोनों के चेहरों पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। आंगन में बंधा लाल धागा अब भी वहीं था, लेकिन उसका रंग पहले से कहीं ज्यादा गहरा लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने खून में डुबो दिया हो। अचानक मुझे सड़ी हुई बदबू आने लगी। मैंने दादी की तरफ देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे मालिक धीरे से बोले, बुढ़िया, शियाफू को लेकर यहाँ से चली जाओ। अब इस आंगन में रहना सुरक्षित नहीं है। दादी ने तुरंत पूछा, और तुम यहीं क्या करोगे? उन्होंने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा, 7 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तब तक तुम दोनों गांव छोड़ दो। दादी की आंखें भर आईं। अगर जाना है तो साथ चलेंगे, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे मालिक ने गहरी सांस ली। फिर मुझे अपने पास बुलाया। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, शियाफू, दादी के साथ चले जाना, मन लगाकर पढ़ाई करना और इनका हमेशा ख्याल रखना। मेरी आंखें भी नम हो गई। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे मालिक पूर्व वाले कमरे में गए। थोड़ी देर बाद कुछ सामान लेकर बाहर आए। उन्होंने सारा सामान बैलगाड़ी पर रखा। फिर मुझे भी गाड़ी में बैठा दिया। मैं लगातार उन्हें देखता रहा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। चलो। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं आखिरी बार पीछे मुड़कर उन्हें देखता रहा और इस तरह हम सानली गांव की ओर निकल पड़े। मैंने कुछ नहीं कहा। सानली गांव मेरी नानी का मायका था। वहाँ उनका छोटा भाई रहता था, जिसे मैं मामा कहकर बुलाता था। मामा के 2 घर थे, एक उनका अपना और दूसरा उनके बेटे का। उनका बेटा शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसका घर खाली पड़ा रहता था। मामा ने हमारी खातिर एक मुर्गा काटा और बोले, दीदी आप कुछ दिन आराम से यहीं रहिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो दीदी, दोनों घर पास पास हैं, कोई भी जरूरत हो तो बस आवाज दे देना। खाना खाने के बाद मामा अपने घर लौट गए। शाम ढलने लगी तो दादी बार बार खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर उन्होंने कहा, तू दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर लेना, मैं तेरे मामा के घर होकर आती हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। मैंने सिर हिलाया। दादी बाहर से दरवाजे पर ताला लगाकर चली गई। मैं उन्हें आंगन से बाहर जाते हुए देखता रहा। पता नहीं कितना समय बीत गया, तब जाकर दादी वापस लौटी। उनके जूतों पर कीचड़ लगी थी और कपड़ों की बाहों पर खून के छोटे छोटे धब्बे थे। मैं डर गया, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लगातार कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। दादी हर रात बाहर जाती और देर रात लौटी। एक दिन मैंने पूछा, दादी, दादाजी हमें लेने कब आएंगे? दादी मुस्कुराई और बोली, जल्दी, बहुत जल्दी, वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। मैं हैरान होकर बोला, हमें? उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और पूछा, शियाफू, तुझे अपने दादा से डर लगता है? नहीं। अगर वो किसी भी हालत में हो तब भी नहीं डरेगा? बिल्कुल नहीं। मैं मुस्कुरा दिया। दादी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुझे यूं ही नहीं पाला है, कुछ दिनों बाद मैं तुझे तेरे दादा से मिलवाऊंगी। तभी मामा आंगन में आ गए। उनके हाथ में ताजा कटा हुआ मुर्गा था। दादी बोली, अरे फिर से मुर्गा क्यों काट दिया? बेकार खर्चा कर रहे हो। मामा हंसकर बोले, घर में कोई नहीं है, बेटा भी बाहर है, आप लोग इतने दिनों बाद आए हैं, अच्छा खाना तो बनना ही चाहिए। मामा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी एक आंख ठीक से नहीं देखती थी। उन्होंने कहा, अगली बार कुछ मत लाना, मैं ये मुर्गा रखकर आता हूँ, फिर साथ बैठेंगे। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। खाना खाते समय मामा गंभीर होकर बोले, दीदी रात को बाहर मत निकलना, गाँव में हालात ठीक नहीं है, 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, अब तो कोई भी अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजता, शियाफू का भी ध्यान रखना। यह सुनकर दादी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उनके हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक कांपने लगी। फिर उन्होंने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं हुआ होगा, बच्चे कहीं खेलने निकल गए होंगे, 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन मुझे पता था कि गांव के बच्चे अब बाहर खेलने ही नहीं निकलते थे। दादी ने बात बदलते हुए मामा की थाली में चिकन रख दिया। खाना खत्म होने के बाद दादी बोली, चलो मेरे साथ घर चलो, थोड़ा चिकन तेरे जीजा को भी
दे आते हैं, वैसे भी घर का काम बाकी है, तुम्हारी मदद भी मिल जाएगी। मामा गांव वालों में ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, लोग उन्हें गुस्सैल समझते थे, इसलिए कोई उनसे मदद भी नहीं मांगता था। लेकिन फिर भी मामा हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उनके जाने के बाद मैं आंगन में अकेला खेलने लगा। रात बहुत देर से दादी वापस लौटी। मैंने पूछा, दादी कटोरे में रखा मांस तो वैसे ही है, आपने खाया नहीं? दादी ने कटोरा मेज पर रखा और बोली, ये कुछ टुकड़े तेरे लिए बचा कर लाई हूँ। जब वो हाथ धो रही थी, मैंने देखा कि उनके नाखूनों के अंदर सूखा हुआ खून भरा हुआ था। मैंने डर कर नजरें फेर ली। अगले दिन दादी बोली, घर में मत घुसा रहा, गांव के बच्चों के साथ खेल और उन्हें हमारे घर भी लेकर आ, हमारे पास टॉफियां हैं। मैंने धीरे से कहा, कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता, सब अपने अपने घर में बंद हैं। दादी गुस्से में बोली, तो तू उनके घर चला जा, उन्हें बाहर लेकर आ। उनकी डांट सुनकर मैं चुप हो गया। दिन बीते गए, दादी हर समय परेशान रहने लगी, उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। एक दिन मैंने फिर पूछा, दादी दादाजी अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? इस बार उन्होंने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा और बोली, आज रात मैं तुझे तेरे दादा से मिलवाऊंगी। उस रात दादी मुझे हमारे पुराने घर ले गई। घर के पश्चिम वाले कमरे की बत्ती जल रही थी, पूरा आंगन राख से भरा था और चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में बरसों से कोई नहीं रहा हो। मैंने डर के मारे दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो मुझे अंदर ले गई। कमरे में मैंने दादाजी को घास के बिस्तर पर बैठे देखा। उन्हें देखकर मेरा खून जम गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी, हाथ पैर सूखकर कांटा बन चुके थे और उनका पूरा शरीर पीलेपन से भरा हुआ था। पीली रोशनी में वो किसी जिंदा इंसान से ज्यादा एक लाश जैसे लग रहे थे। धीरे धीरे उनकी आंखें मेरी तरफ घूमी। दादी बोली, देखो मैं श्याफू को तुमसे मिलाने लाई हूँ। इतना कहकर उन्होंने मुझे आगे धक्का दे दिया। मैं डर के मारे उनकी बाह पकड़कर खड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, ये तेरे दादा हैं, डर किस बात का, मैं खाना बनाती हूँ, तू यहीं इनके साथ बैठ। इतना कहकर दादी बाहर चली गई। उनके जाते ही कमरे में सड़ी हुई बदबू फैल गई। यही बदबू मैंने पहले चेन लाओसान से भी महसूस की थी। मैं बुरी तरह डर गया। मैं भागकर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ था। मैं जोर जोर से चिल्लाया, दादी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, दादाजी धीरे धीरे मेरे बिल्कुल सामने आ चुके थे। उन्होंने अपना सूखा हुआ मुंह खोला। उनके गले से अजीब सी खरखराहट निकल रही थी, लेकिन वो क्या कह रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे पर अचानक चेन छांग का चेहरा दिखाई देने लगा हो। उन्होंने अपना सूखा हुआ हाथ उठाकर मेरी गर्दन पर रख दिया। उनके होंठ कसकर भींचे हुए थे, मानो वो किसी अदृश्य ताकत से लड़ रहे हों। उसी पल मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई जोर जोर से मेरा नाम पुकार रहा था, श्याफू।